Hello everybody, welcome to this lecture. This is chapter number 3, part number 3. Okay, first two parts we have already seen. It was about risk assessment. Now the third part is about internal control. Okay, so let us see what is there in internal control. So see, पहले मीनिंग दिया है उन्होंने कि इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है. सो द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज गिवन इन 315. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315 में इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग दिया है, या बोल तो डेफिनेशन दिया है. उन्होंने क्या कहा है इस पैराग्राफ में कि इंटरनल कंट्रोल इज़ नथिंग बट एक प्रोसेस है जिसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट या कोई अदर पर्सनल करते हैं, कि जहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, क्या एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको देखरेख करने के लिए कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया जाता है. तो वो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन किया जाता है TCWG से, या मैनेजमेंट या अदर पर्सनल उसको मेंटेन करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. द टर्म कंट्रोल्स रेफर्स टू एनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स यानी क्या, वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इतना याद रख लेना. हम लोग आगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का मेन हाईलाइट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसी लेक्चर में. ठीक है. तो अभी के लिए इतना समझ लो MCQ पर्पस के हिसाब से कि कंट्रोल यानी क्या, वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. नेक्स्ट, एज डिराइव फ्रॉम अबाउ द पर्पस क्या है, इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है. इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट या मेंटेन किया जाता है टू एड्रेस बिजनेस रिस्क. बिजनेस के जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन किए जाते हैं कि कहीं पे एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है सिस्टम में. जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है, क्या उसमें एरर या फ्रॉड हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट या मेंटेन किए जाते हैं. वाई आई एम यूजिंग दीज 3 वर्ड्स, बिकॉज ये आपके मॉड्यूल में डेफिनेशन में दिया है जो आपको एग्जाम में याद आना चाहिए. ठीक है. इफ़ एट ऑल क्वेश्चन कम्स, तो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन. ओके. तो एंटिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसको इंटरनल कंट्रोल अगर सिस्टम में लगाया जाए बिजनेस के, तो बिजनेस रिस्क कम होता है, ताकि हम मतलब जो कंपनी है वो खुद के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है तो वो फुलफ़िल कर सके, टर्नओवर बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है तो वो फुलफ़िल कर सके. ठीक है. अभी देखो ये क्या दिया है, द अचीवमेंट ऑफ एनी ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स दैट कंसर्न द रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of its operation, its compliance with applicable laws and safeguarding of assets. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल का जो पर्पस है वो इन सारी चीज़ों में रिस्क ना हो उस वजह से बनाया जाता है. क्या कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो रिलायबल रहे, उस वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है. जो ऑपरेशंस है यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, उसमें इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस आए, जो लॉ और रेगुलेशंस है वो कंप्लाई किए जाए, और जो असेट्स है दोज आर सेफ गार्डेड. ऑलराइट. द वे इन विच इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड varies with entity का size and complexity. So this can also come from MCQ कि internal control definitely जो size है या जो complexity है किसी भी एंटिटी का, उस पर डिपेंड करेगा. ओके. अभी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेनिफिट्स क्या क्या है. बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. अभी अंडरस्टैंडिंग यानी किसको, ऑडिटर को. अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है वो क्यों ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, ताकि उसको समझ में आए कि इस कंपनी में क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट करे, यानी इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को अफेक्ट करे. डिजाइनिंग द NTE, दैट इज नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑलराइट. ये यू हैव टू लर्न ऑल दीज 3 थिंग्स. लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल का,
इंटरनल कंट्रोल क्या कर सकता है, सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है. ओके, नो मैटर हाउ इफेक्टिव, आप कितना भी चाहे इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल लगा दो, आपको सिर्फ रीजनेबल यानी 100% अश्योरेंस नहीं मिल सकता, सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ही मिल सकता है. ठीक है. द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशन. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी जो भी कंपनी काम करती है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं. अनअवॉइडेबल मतलब क्या, इनहेरेंट. तो उस वजह से इंटरनल कंट्रोल कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस. नेक्स्ट, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. अभी आप ह्यूमन जजमेंट जब भी आता है तभी कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी होती है, राइट. तो ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल देयर मे बी एन एरर इन डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम. सो इसलिए बोला कि ह्यूमन जजमेंट जो होता है वो एक तरह का लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल का. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, यानी अभी हमने इंटरनल कंट्रोल लगा दिया लेकिन किस वजह से वो इंटरनल कंट्रोल लगाना था वो ही नहीं पता है. ठीक है. देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्पस. फॉर एग्जाम्पल एन एक्सेप्शन रिपोर्ट इज़ नॉट इफेक्टिवली यूज्ड बिकॉज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स पर्पस. एक कोई रिपोर्ट बनाना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम ये रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं. ठीक है. तो सही से होगा, बनेगा नहीं ना. तो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन. कोल्यूजन अमॉन्ग पीपल, यानी मैनेजमेंट के कोई लोग, एम्प्लॉय सब मिलके फ्रॉड कर रहे हैं. कोल्यूजन, एक इकट्ठा आके कुछ फ्रॉड कर रहे हैं मे बी. तो दैट इज़ नथिंग बट अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि चाहे इंटरनल कंट्रोल आपने लगाए हैं लेकिन लोग आपस में कोल्यूजन कर रहे हैं. देखो, कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द कोल्यूजन ऑफ 2 और मोर पीपल इन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट में एंटर इनटू साइड एग्रीमेंट्स विद कस्टमर्स दैट ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंटिटी स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. यानी साइड एग्रीमेंट्स कर लिया आपने कस्टमर से जो कि कंपनी के बेनिफिट में नहीं है लेकिन आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है. ऑल्सो एडिट चेक्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस दैट एक्सीड स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट्स में बी डिसेबल्ड. तो एडिट चेक्स लगाए जाते हैं. सपोज कोई टैली है सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, उसमें आपने एडिट चेक लगाया है ना, एग्जाम्पल है. ओके. डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शन दैट एक्सीड स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट, लेकिन आपने वो डिसेबल करके रखा है वो फीचर. सो दैट इज़ ऑल्सो नथिंग बट लोगों ने सोचा समझा साजिश है कंपनी के खिलाफ. जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट के भी जजमेंट डिपेंड करेंगे उनके खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर. तो डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, मैनेजमेंट में मेक जजमेंट्स ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स, राइट. देखो, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना है टोटली मैनेजमेंट के ऊपर है, तो उसके जजमेंट्स भी अफेक्ट करेंगे. लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज़. अभी स्मॉल एंटिटीज़ में कम एम्प्लॉय होता है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ पॉसिबल नहीं होता है कि एक जन को कैश संभालने को रख दिया, एक पर्सन को हमने अकाउंट मेंटेन करने को रख दिया. नहीं, कम एम्प्लॉयज़ होने की वजह से दोनों काम जो है वो एक ही पर्सन कर रहे हैं, तो इसमें एरर या फिर ज़्यादा करके फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो पाता है, राइट. ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे ओनर मैनेजर है मे बी मोर एबल टू ओवरराइड द कंट्रोल्स बिकॉज द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज लेस स्ट्रक्चर्ड. दिस इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द ऑडिटर. तो ये ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, कहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करने का पॉसिबिलिटी है, ताकि उसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट समझ में आए. ठीक है, वेरी इजी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स. अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल के. ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स हैं टोटल, 5 कंपोनेंट्स हैं. ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल में अफेक्ट द ऑडिट. तो देखो कंपोनेंट्स क्या क्या है. एक है कंट्रोलिंग का एनवायरनमेंट, एक है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है कंट्रोल के एक्टिविटीज़,
ओके ये फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ये सारे 5 क्या है कंपोनेंट्स है इंटरनल कंट्रोल के। क्या क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम इन डिटेल्स. Now what all things are included in control environment? Let's see very quickly. Now the auditor shall evaluate whether, ऑडिटर को क्या इवेलुएट करना चाहिए इसमें कि क्या मैनेजमेंट ने जो कल्चर क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो ऑनेस्टी के साथ किया है, क्या वो एथिकल बिहेवियर के साथ में किया है, एंड जो कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ है क्या वो दूसरे कंपोनेंट्स जो है इंटरनल कंट्रोल की, क्या वो उसके लिए एक बेसिस बना रहा है या नहीं. अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट में गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं. जो TCWG है उनका एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शंस इंक्लूडेड होते हैं. फिर द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल. सो जो भी कंट्रोलिंग का एनवायरनमेंट आप बना के रखोगे ऑर्गेनाइजेशन में वही लोगों पे इन्फ्लुएंस होगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट्स क्या है कंट्रोल एनवायरनमेंट के, देखो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मे बी रिलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल. जब भी आप एज एन ऑडिटर कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में समझोगे तो क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी है. तो देखो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़. तो आपको जब आप कंपनी के मैनेजमेंट में हो, TCWG हो, तो आपको हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहिए. तो एज एन ऑडिटर यू हैव टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट राइज अबाउट द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्ट्रेट एंड मॉनिटर देम. इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर अदर, तो ये सारा एथिकल बिहेवियर और उसका ज्ञान दिया है कि कैसे वो मीन्स इन शॉर्ट आपको इस पैराग्राफ में क्या है पता है क्या कि कैसे मैनेजमेंट और TCWG ऑनेस्टी के साथ में एथिकल बिहेवियर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एंटिटी के सारे पीपल को, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहे हैं, क्या इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है एंटिटी में, वो सारी चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं है. कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, अभी ये सारे जो भी हेडर्स हैं ना 2 इंपॉर्टेंट हो गए. कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस इसमें क्या है कि अभी सपोज कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है तो मैनेजमेंट क्या कंसिडर कर रही है उस पोस्ट को फिल करने के लिए, कैसे कैंडिडेट चूज़ कर रही है, क्या उनका कॉम्पिटेंस लेवल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. ओके क्या स्किल्स और क्या नॉलेज वो कंसिडर कर रही है मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू हायर पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो जो भी एट्रीब्यूट्स है TCWG के, जैसे कि क्या वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है मैनेजमेंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी चाहिए. मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है और वो एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि वो क्या किस अप्रोच से वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कैसे चूज़ कर रहे हैं, है ना. मैटर्स सच एज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं, मींस इन शॉर्ट मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है रिस्क के अगेंस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अगेंस्ट, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो जिस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के अंडर एंटिटी काम कर रहा है वो फ्रेमवर्क कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कि जिससे वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के वो अचीव कर रहा है, यानी वो जो भी एक्टिविटी है एंटिटी का वो प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल और रिव्यू कैसे होता है, ठीक है. अभी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है या फिर व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. तो जैसे की एरियाज ऑफ अथॉरिटी, यानी किसको आप अथॉरिटी दे रहे हो, किसको रिस्पॉन्सिबल रख रहे हो, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो. लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग की हु विल रिपोर्ट टू होम, है ना. द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स इन पार्ट ऑन इट्स साइज एंड नेचर, यानी ऐसा नहीं है कि टोटली साइज और नेचर पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, नहीं. इन पार्ट साइज और नेचर पे डिपेंड करता है. ओके
असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप मैटर्स सच एज हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड, वो हमें देखना चाहिए एज एन ऑडिटर. हाउ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑथराइजेशन हायरार्कीज आर एस्टेब्लिश्ड, तो वही चीज़ रिपीट की इन्होंने. ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, ह्यूमन HR पॉलिसीज़ क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, क्या वो लॉ के अंडर है ना. रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग होता है या नहीं होता है. देन काउंसलिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आएगी इसमें. तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस से जनरली ये समझ में आता है कि कंपनी में कल्चर कैसा मेंटेन हुआ है ना. एग्जाम्पल जैसे कि स्टैंडर्ड्स फॉर रिक्रूटिंग द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस. तो अगर आप मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल को रिक्रूट कर रहे हो तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आप वो देखोगे, पहले कुछ एक्सपीरियंस क्या है वो देखोगे पहले का, ठीक है. इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, वही सारा लिखा है इसमें और कुछ नया नहीं है, ठीक है. आप हेडिंग जो है वो एज़ पर मॉड्यूल लिखना और जो भी अंदर का कंटेंट है उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स आने चाहिए, बाकी यू कैन फ्रेम बाय योर ओन लैंग्वेज. ओके. existence of a satisfactory control environment not an absolute deterrent to fraud, यानी क्या, अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट एकदम सेटिस्फैक्ट्री भी बना लो ना तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है. तो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एज एन ऑडिटर. आप ये नहीं बोल सकते कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत सेटिस्फैक्ट्री है तो फ्रॉड हो नहीं सकता. नहीं, हाँ, फ्रॉड होने के चांसेस कम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन देयर मे बी फ्रॉड और मे बी नॉट फ्रॉड. ओके. तो वही इसमें बोला गया है, जब आप एज एन ऑडिटर, इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि जब आप एज एन ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट एसेस करते हो तो एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट कंपनी का होना एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड नहीं ही हो, मतलब एब्सोल्यूट 100% ये नहीं आप बोल सकते कि फ्रॉड नहीं होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये जस्ट आपका जो रिस्क है फ्रॉड का वो कम करता है, ठीक है. अभी और एक चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई डेफिशिएंसी है यानी कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो कंट्रोल की इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्स टू एड्रेस IT सिक्योरिटी में एडवर्सली अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल. ओके, ठीक है, तो हमें पता था. आगे बताओ, अभी इसमें क्या दिया है. कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो अकेले ही खुद से प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं करता है मटेरियल मिसट्रीटमेंट को, लेकिन वो ज़रूर ऑडिटर जो एक कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज, इवैल्यूएट या एग्जामिन करता है उसको ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है. उससे उसको पता चलता है कि क्या रिस्क ज़्यादा है या कम है. दैट्स इट. नाउ आगे क्या दिया देखो, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. तो देखो, एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि ऑडिटर को क्या समझना चाहिए. ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग की आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क. तो वेदर द एंटिटी हैज़ अ प्रोसेस, क्या एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट, मतलब देखो, जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देखता है एंटिटी का तो ऐसा नहीं होता है कि ऑडिटर आइडेंटिफाइज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. ये एंटिटी होती है जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लगाती है पहले, यानी कि मैनेजमेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क असेस करे पहले, ओके, इवन बिफोर द ऑडिट. और फिर ऑडिटर की तो है ही ये ड्यूटी, लेकिन मैनेजमेंट की भी होती है. तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या एंटिटी ने प्रोसेस लगाया है किन किन चीज़ों के लिए. तो देखो, बिजनेस रिस्क के लिए जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, कैसे एस्टिमेट किया एंटिटी ने इसको. एसेसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ देयर अकरेंस, तो क्या हद तक कि ये रिस्क आ सकता है. डिसाइडिंग अबाउट एक्शंस टू एड्रेस, तो क्या एक्शन लिया है एंटिटी ने, ठीक है. अभी जो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज्ड, यानी कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में से समझ में आएगा ना ऑडिटर को कि क्या सारे रिस्क है, कैसे वो मैनेज किए गए हैं,
ठीक है। अगर वो प्रोसेस जो मैनेजमेंट लगाया है अगर वो अप्रोप्रिएट है तो वो ऑडिटर को हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी अगर टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क आया है, ठीक है, न्यू बिजनेस मॉडल की वजह से रिस्क आया है एक्सेट्रा, किस वजह से रिस्क आया है वो ऑडिटर को समझने में हेल्प होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर शैल obtain an अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरियाज, यानी किन किन एरियाज में एज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट। तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, प्रोसीजर्स बाय विच दोज ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड रिकॉर्डेड, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस यानी क्या एंट्रीज, राइट। तो वो एंट्रीज को क्या प्रोसीजर लेके रिकॉर्ड किया, इनिशिएट किया है, करेक्ट किया है, जनरल लेजर में ट्रांसफ़र किया है, वो सारा प्रोसेस। फिर द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को कैसे कैप्चर किया गया है ना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल कैसे लगाया आपने जर्नल एंट्रीज के अराउंड। तो ये सारी चीज़ें। अभी देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा होता है, राइट। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसमें। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है किसी भी कंपनी का, वो एक शुड प्रोवाइड क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए उसने, है ना। क्वालिटी ऑफ सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स द मैनेजमेंट एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। तो डेफिनेटली जिस तरह का सिस्टम रहेगा, जिस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, उस तरह से मैनेजमेंट को डिसाइड करने का, उतने हद तक के अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने का एबिलिटी आ जाता है। तो ऑडिटर को क्या करना है? अभी मेन बात तो ये पैराग्राफ में दिया है कि ऑडिटर को समझना है ऑफ हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कैसे एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है। ओके, इट में टेक फॉर्म ऑफ एज पॉलिसी मैनुअल्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स या मेमोरेंडम के हिसाब से, मतलब कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन ऑल्सो कैन बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली, ओरली, थ्रू द एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये सारी चीज़ें ना आप जब स्टडी मैट रीड करते हो तभी आपको पता चलता है। तो दिस कैन कम फॉर MCQ कि कम्युनिकेशन जो एंटिटी करता है अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसा हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ओरली हो सकता है, थ्रू एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हो सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। अभी ऑडिटर्स को समझना चाहिए कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो ऑडिट के लिए ज़रूरी है ताकि वो रिस्क को असेस कर सके। ऑडिटर को, जैसे मैंने कहा था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो रिलेटेड है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से, अकाउंट बैलेंस से, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, असर्शंस जो ऑडिटर को ज़रूरी लगता है। सिर्फ इन सारी चीज़ों के लिए ऑडिटर को समझना होगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होता है, यहाँ पे दिया है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ होते हैं पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन देता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ अगर IT हो चाहे मैनुअल हो, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एंड आई अप्लाइड एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल लेवल्स। कंट्रोल एक्टिविटीज़ जनरली, जैसे बोला गया था, कि पॉलिसी और प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं जो परफॉर्मेंस रिव्यूज़, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट के हिसाब से जनरली होता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ जनरली उसमें लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स ओवर चेकिंग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी होता है, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स एक्सेट्रा। फिजिकल कंट्रोल्स हो सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ है। कैन यू सी, जैसे कि रिव्यू करना, जैसे कि चेकिंग करना, जैसे कि फिजिकल कंट्रोल्स लगा दिए, security of assets, segregation of duties, these all are nothing but controlling activities. all right, monitoring of controls, अभी कंट्रोल को मॉनिटर कैसे करेंगे, फिफ्थ
कंपोनेंट है अपने इंटरनल कंट्रोल्स का, ठीक है। तो ऑडिटर को अगेन अंडरस्टैंड करना होगा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अभी इसमें दिया गया है कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स यानी क्या। अभी आप किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो यानी आप देख रहे हो कि क्या वो चीज़ सही से काम कर रही है, राइट। सो इट इज़ नथिंग बट इफेक्टिवनेस, एसेसिंग और चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि वो परफॉर्म कैसे कर रही है, राइट। तो इट इन्वॉल्व्स एसेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस, और अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या रेमेडियल एक्शंस आप ले रहे हो वो। तो बेसिकली इट इंक्लूड्स कंसिडरिंग वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड, जैसे जिस रीज़न की वजह से हमने कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया था क्या वो वैसा ही काम कर रहा है, ओके। अभी और क्या दिया है कि मैनेजमेंट कैसे ये मैनेजमेंट ही करता है क्या, कि कंट्रोल्स को मॉनिटर करना, ठीक है। मैनेजमेंट accomplishes monitoring of controls through ongoing activities, separate evaluation और combination, यानी दो तरह से मैनेजमेंट क्या करता है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स करता है। एक तो वो ongoing activities कंसिडर करेगी या तो वो अलग से इवेल्युएट करेगी या तो कॉम्बिनेशन। ongoing activities जो होते हैं वो नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं। रेगुलर सुपरविजन हो जिसको हम कहेंगे रेगुलर सुपरविजन, सो दैट इज़ ऑल्सो one of the ongoing activities, means which are done on a regular basis, okay. Management's monitoring activity may include using information from communications from external parties, यानी मैनेजमेंट जो कंट्रोल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं तो एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, जैसे कि कस्टमर के कंप्लेंट्स के बेसिस पे या फिर कमेंट्स के बेसिस पे, दैट में इंडिकेट अ प्रॉब्लम और हाईलाइट द एरिया। Got it? Now next, are all controls relevant to the audit? क्या सारे controls audit के लिए relevant होते हैं? तो देखो सारे controls audit को relevant नहीं होते, ये पहले भी देखा हमने। सिर्फ जो स्कोप है ऑडिट का, है ना, जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके, ऑपरेशन को लेके, कंप्लायंस को लेके, सिर्फ उतना ही रहेगा। सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड द कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव को लेके, तो नॉट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स आर रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। तो सारे ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं एंटिटी के वो रेलिवेंट नहीं होते ऑडिट को। फैक्टर्स रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट जो है वो क्या क्या है, materiality, significance of the related risk, size of entity, nature of entity का business, ownership, organization, diversity, complexity क्या है entity के day to day activities का, applicable legal requirement क्या है ना, applicable जो भी components हमने देखे उसके basis पे, nature, complexity of the systems जो कि internal control के part है, यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आता है इसमें, ये हम लोग देखेंगे आगे क्या है। वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार रीड करना, ये सारी चीज़ें में से कोई भी चार लर्न कर लेना। दीज आर द फैक्टर्स जो ऑडिटर को यूज़फुल है फॉर ऑडिट, नॉट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट, कंट्रोल्स फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो कंट्रोल्स हैं किस पे, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है। तो ये तभी काम आएगा ऑडिटर को जब उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन या परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, इन ऑडिटिंग revenue by applying standard prices to record of sale volume, the auditor considers the accuracy of the price information and completeness accuracy of the sales volume data। तो जब ऑडिटर रेवेन्यू को एग्जामिन कर रहा है तब उसको प्राइजेस जो है वो ज़रूरी हो जाता है, प्राइस का इंफॉर्मेशन, उसका कंप्लीटनेस और उसका एक्यूरेसी, किसका, सेल्स का एक्यूरेसी ज़रूरी हो जाता है जब वो रेवेन्यू को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में ऑल्सो बी रिलेवेंट टू ऑडिट इफ़ दे रिलेट टू डेटा द ऑडिटर इवेलुएट्स। अगर ऑडिटर किसी डेटा को इवेलुएट कर रहे हैं और उसमें कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी के जो भी कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स है वो अगर ज़रूरी हो जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी ऑडिट के लिए ज़रूरी है।
अभी इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स. Safeguarding of assets against what? Against unauthorized acquisition, use or disposition may include controls relating to both financial reporting and operating activities. ये ठीक है. तो जनरली जब भी assets की भी बात आती है तो that is generally limited to those relevant to the financial reporting. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करें, जैसे पासवर्ड लगाया है हमने किसी चीज़ पे, है ना, उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ कैश डिस्बर्समेंट. तो ये हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को रेलिवेंट है, तो ये रेलिवेंट हो गया. ठीक है. कॉन्वर्सली सेफगार्डिंग कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव सच एज कंट्रोल्स टू प्रिवेंट द एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल आर नॉट रेलिवेंट टू द, यानी आप कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, कितना नहीं कर रहे हो, दिस इज़ नथिंग टू डू विद द ऑडिट. ठीक है. तो ऐसे आपको समझना है कि कौन से कंट्रोल्स ऑडिट के लिए ज़रूरी है, कौन से नहीं है. कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रेलिवेंट टू एन ऑडिट. ठीक है. तो देखो, जनरली entity generally has controls relating to objectives that are not relevant to audit. For example, entity may rely on a sophisticated system of automated controls to provide efficient and effective operations, but these controls ordinarily would not be relevant. यानी जैसे हमने इसके पहले वाला एग्जांपल देखा कि रॉ मटेरियल आप इतना यूज़ कर रहे हो, उतना यूज़ कर रहे हो, उसके लिए अथॉरिटी रखी है आपने, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए ज़रूरी नहीं है. ठीक है. Further, although internal control applies to the entire entity, an understanding of internal control relating to each of the entity's operation units may not be relevant. Though internal control पूरे सारे entity को लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हो. ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडिट के लिए यूज़ हो. कुछ कुछ केसेस में लॉ ने अगर बोल दिया है कि ज़रूरी है तो ज़रूरी है. ठीक है. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल. ऑल राइट, सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी टेल यू कि ये टोटल कुछ 80+ पेजेस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, एंड वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 40 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर. सो इफ़ यू हैव केम टिल हियर, आपने 40 पेजेस मॉड्यूल के रीड कर लिए मेरे साथ में इन मे बी 1.5 घंटे में. ठीक है. बट दैट्स फाइन. इफ़ यू इवन टेक 3 days टू कंप्लीट दिस, हाफ एन आवर और 1 hour भी अगर आप ऑडिट के लिए देते हो रोज़, स्टिल आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारा मैटर ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. So you just have to, even if you're not doing anything, you just have to listen carefully. You just have to be there. You just have to be, alert, focus on whatever I'm saying. ओके, आप इतना भी करोगे, स्टिल देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन पास, बिकॉज हम लोग रॉ पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं. ठीक है. वी नॉट रेफरिंग टू एनी समरी नोट्स और एनी थिंग दैट इज़ मेड इन शॉर्ट. वी आर टेकिंग द लॉन्ग रूट, बट वी आर टेकिंग द करेक्ट रूट हियर राइट नाउ, बिकॉज MCQs भी आते हैं, यू नो दैट, राइट. एंड अगर आप मॉड्यूल का एक एक सेंटेंस को समझ रहे हैं, it means that there is nothing more that you have to do in audit. किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, इट्स जस्ट कि आपको जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, मॉड्यूल की जो कीवर्ड्स है, दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर्स फॉर श्योर. लेकिन लेट मी टेल यू, ये एक बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट 40 पेजेस इसका कंप्लीट हो गया, यानी ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. अब आगे के आधे चैप्टर की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं. ऑलमोस्ट दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली विल बी द फाइनल लेक्चर प्रोबेबली. ठीक है. फाइनली रहेगा वो इसके बाद का लेक्चर, एंड देन द चैप्टर 3 इज ऑल्सो फिनिश्ड ऑफ. ऑल राइट. सो लेट्स रिज्यूम. तो हम 4.10 देख रहे थे. It is talking about, and yeah, also if you think कि आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है, तो you can definitely increase the speed by going in the setting section of your video, and 1.25 में आप इस वीडियो को सुन सकते हो. If you want 1.5 भी आप कर सकते हो. उसके बाद
आई डोंट थिंक समझेगा बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द वीडियो. सो 1.25 में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर 45 मिनट्स का कोई लेक्चर है तो आप 30 मिनट्स में वो कंप्लीट कर सकते हो, यानी हाफ एन आवर. एंड हाफ एन आवर इज़ नॉट अ बिग डील फॉर ऑडिट, क्योंकि ऑडिट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. करेक्ट है, ऑडिट में बहुत सारा कुछ है, तो उस वजह से आपको टाइम भी सेव करना होगा. करेक्ट है. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स. इसमें क्या है देखते हैं. Evaluating the design of a control involves considering whether the control, individually or in combination with other controls, is capable of effectively preventing, detecting, correcting misstatements. अभी जब एक कंट्रोल डिज़ाइन किया जाता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि क्या ये कंट्रोल इफ़ेक्टिव है मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने के लिए. करेक्ट है. अभी इस पर्टिकुलर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना यानी क्या. Implementation of a control means that control exists and that the entity is using it. अभी अगर हमको बोला जाए कि एज एन ऑडिटर आप कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं वो चेक करो, यानी क्या करना है कि क्या वो कंट्रोल सच में एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, क्या एंटिटी उसको यूज़ कर रही है या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है एंटिटी ने, सिर्फ लगा के रखा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो यूज़ में भी आ रहा है वो भी देखना इज अंडर द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. देर इज अ लिटिल पॉइंट इन एसेसिंग the implementation of a control that is not effective, and so the design of a control is considered first. So देखो ये बोल रहे हैं कि बिफोर सीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ना पहले कंट्रोल का डिज़ाइन कैसे किया गया है वो देखना ज़रूरी है. ठीक है. ये एक कम इम्पॉर्टेंस आप दे सकते हो इम्प्लीमेंटेशन को, लेकिन कंट्रोल कैसे डिज़ाइन किया गया है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इम्प्रॉपरली डिज़ाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट डेफिशिएंसी. डेफिनेटली आप अगर कंट्रोल देख रहे हो, अगर कंट्रोल कैसे बनाया गया है वो देख रहे हो, आपको तभी समझ में आ जाता है कि क्या वो कंट्रोलिंग सिस्टम में कोई एरर है, कोई शॉर्ट कमिंग्स है. राइट. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. अभी देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको लगाने हैं कुछ टू आइडेंटिफाई. आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो लगाया है वो कैसा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया गया है. तो आप क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाओगे, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे. तो देखो आप पर्सनल को इंक्वायरी कर सकते हो. पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ में मैनेजमेंट भी आता है, TCWG भी आता है, जो भी रिलेटेड है वो सारे लोग आते हैं. तो आप उनसे इंक्वायरी करो, आप ऑब्जर्व करो कि कंट्रोल कैसे एप्लीकेशन कैसा है कंट्रोल का. इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स. जैसे आपने परचेस किया होगा फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर, तो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो. ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. IT को लो, कंप्यूटर लो, उसमें ट्रेस करो ट्रांजैक्शन. ठीक है, समझ में आ गया. ये 4 चीज़ें हैं. इंक्वायरी, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी कभी भी किसी भी प्रोसीजर के लिए एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. ठीक है. Obtaining an understanding of an entity's control is not sufficient to test their operating effectiveness. यानी सिर्फ आप समझ के ले रहे हो कि एंटिटी का कंट्रोल क्या है, सिर्फ समझना कि एंटिटी का कंट्रोल क्या लगाए है ये सफिशिएंट नहीं है. आप सिर्फ उतना जान के क्या वो कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं वो नहीं बता सकते हो. ठीक है. Unless there is some automation that provides for the consistent operation. अनलेस कुछ ऑटोमेशन किया गया है उस चीज़ में. जैसे फॉर एग्जाम्पल obtaining evidence about implementation of manual control does not provide audit evidence about the operating effectiveness. तो अगर कोई मैनुअल कंट्रोल लगाया है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. कंट्रोलिंग सिस्टम के इफेक्टिवनेस का वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं अनलेस अनटिल ऑटोमेशन होता है उस चीज़ में. However, because of inherent consistency of IT processing, performing audit procedures to determine whether an automated control has implemented may serve as a test of that control's operating effectiveness depending on the auditor's assessment and testing of controls, such as those over program changes.
However, because of the inherent consistency of IT processing, अभी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए यानी ऑटोमेशन, तो उसमें एक इनहेरेंट कंसिस्टेंसी होती है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी होने की वजह से ऑडिट प्रोसीजर्स जब हम लगाते हैं कि क्या कोई कंट्रोल ऑटोमेटेड है या नहीं वो देखने के लिए, तो इट डज प्रोवाइड द ऑडिटर कि कंट्रोलिंग सिस्टम इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं कंट्रोल में, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम में इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं, तो ये ऑडिटर को पता चलता है. दैट्स इट. नेक्स्ट इज रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. ऐसे कौन से रिस्क है जिसमें स्पेशल ऑडिट का कंसिडरेशन होता है? एज पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट the auditor shall determine whether any of the risk identified are in the auditor's judgment a significant risk. ये तो पहले भी हमें पता था कि ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो भी रिस्क असेस किए गए हैं ना उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है. सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब डेफिनेटली जो कि ऑडियंस नहीं बोलेंगे, जो कि यूज़र्स को अफेक्ट कर रहा है, जो कि यूज़र्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है. रादर आई वुड लाइक टू से दैट, ओके, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क. In exercising judgment as to which risks are significant, the auditor shall consider at least the following. यानी क्या बोला है कि जब ऑडिटर ये जज करेगा कि कौन से रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो ऑडिटर को एटलीस्ट ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो कंसिडर करने चाहिए. कौन से पॉइंट्स है? वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड. क्या वो रिस्क फ्रॉड वाला है? क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या दूसरे डेवलपमेंट्स लाइक लॉ में कोई चेंज है उससे रिलेटेड है? क्या ये रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है? राइट. वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड, पर क्या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के बारे में है ये? क्यों ये सब? क्योंकि इनका अलग से आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है. द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आपको especially those measurement involving a wide range of measurement uncertainty, तो आपको मेजरमेंट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क, तो उसमें कितना सब्जेक्टिविटी है, कितना अनसर्टेनिटी है. वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, क्या ऐसा कोई रिस्क है, क्या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो एंटिटी के नॉर्मल बिजनेस में नहीं आता है. तो एटलीस्ट ऑडिटर को ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए in order to make judgment about the significant risk. All right. Next is identifying significant risk. अभी इसमें हमें और डिटेल में समझेगा कि significant risk है क्या. तो significant risk often relate to significant non-routine transaction, कि जो रूटीन में नहीं है बिजनेस के, वो ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर आप बात करते हो तो that is significant risk. Or judgmental matters. Non-routine transactions are transactions that are unusual, correct है, due to either size, nature or whatever. Infrequently. Judgment matters may include the development of accounting estimates for which there is significant measurement uncertainty. ठीक है. सिग्निफिकेंट रिस्क का इनहेरेंट रिस्क विद बोथ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड अ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट. ये लाइन ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट रिस्क ये हायर बोथ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, यानी जिसका बहुत ज़्यादा चांस है अकरेंस का और बहुत ज़्यादा चांस है मिसस्टेटमेंट होने का. द ऑडिटर असेसेस असर्शंस अफेक्टेड बाय द सिग्निफिकेंट रिस्क. द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क. जो अभी हम पढ़ेंगे वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं. क्या क्या? फ्रॉड से रिलेटेड कोई रिस्क रहा तो दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, और ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ में होता है जो नॉर्मल बिजनेस वाले ट्रांजैक्शन नहीं है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है. So those are always the transactions that are significant transactions, right? These two are definitely going to change the impact on the decision of the users, right? That's why I told that. Next is risk of material misstatement greater for significant non-routine. अभी देखो, risk of material misstatement may be greater for significant non-routine transactions from matters such as the following. Greater management इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है अकाउंटिंग में तो डेफिनेटली कुछ तो फ्रॉड है ना. ग्रेटर मैनुअल
इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. अभी डेटा कलेक्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है वो सब. लेकिन कोई मैनुअल इंटरवेंशन कर रहे हैं ज़्यादा करके ये ऑटोमेशन प्रोसेस में, तो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग फिशी, राइट. बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो रहे हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस विच मे मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल. तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन ऐसा है कि एंटिटी को इफेक्टिव कंट्रोल ही नहीं लगा पा रहा है एंटिटी, है ना, या फिर मुश्किल हो रहा है एंटिटी को इफेक्टिव कंट्रोल लगाने के लिए. ऑलराइट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, जहाँ पे जजमेंट लगता है तो ज़्यादा हो सकता है. दैट रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम मैटर्स सच एज फॉलोइंग. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या लगते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मैटर. और रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब करते हो, required judgment may be subjective or complex or require assumptions about the effects of future events. For example, judgment about fair value. तो fair value judgment हो गया, revenue recognition हो गया, accounting estimates. These all things are what? Greater for significant judgmental matters. रिस्क ज़्यादा हो जाता है ऐसी चीज़ों में, जजमेंट का, जजमेंटल मैटर्स है ये, राइट. ये रिस्क की जजमेंट गलत हो सकता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. 1 minute. या evaluation of internal control system. So far as the auditor is concerned, examination evaluation is an inseparable part. ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम होता है ना, मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है. सो ऑडिट प्रोग्राम के लिए, ऑडिट प्रोग्राम में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना, ये एक इनसेपरेबल पार्ट है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इनसेपरेबल नहीं, इंडिस्पेंसिबल यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ऑडिट प्रोग्राम का. तो ऑडिटर नीड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट अकाउंटिंग सिस्टम इज एडिक्वेट एंड दैट ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच शुड बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड. यानी ऑडिटर को ये एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी फॉलो कर रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है. इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सच एश्योरेंस. तो वो कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो होता है कंपनी ने लगाया हुआ, दैट डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नोइंग वेदर द अकाउंटिंग सिस्टम इन द कंपनी इज एडिक्वेट और नॉट. बेनिफिट्स क्या क्या है ऐसे इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के, ऑडिटर को बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं. ऑडिटर को समझ में आता है कि वेदर एरर्स ऑफ फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड. ठीक है. एरर्स ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं या नहीं बिजनेस में, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेटली यूज और ऑपरेट हो रहा है, क्या इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग. जो भी इंटरनल ऑडिटिंग आपको पता है ना, कंपनी में इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, इफेक्टिवली काम करे. क्योंकि अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे उनका ध्यान तो गया ही होगा कि वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ऑपरेटिंग और नॉट, राइट. Whether any administrative control has a bearing on his work. For example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak, there is a likelihood of dummy names. तो देखो, administrative control has a bearing on his work. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करेक्ट है या नहीं वो समझ में आएगा. वेदर द कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द असेट्स सेफगार्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग, मैनेजमेंट उसके फंक्शंस कैसे निभा रहा है. हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट कैन बी. तो कितना रिलायबल रिपोर्ट रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के लिए रहेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. और भी है द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन दैट ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग. कितने हद तक के उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा. क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा हद तक के, ज़्यादा डेप्थ में उसको एग्जामिन करना पड़ेगा ऑडिटर को. तो उस वजह से व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक, क्या ऑडिट टेक्निक लगाना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, वो ऑडिटर को समझ में आएगा अगर वो इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं. सॉरी.
क्या कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या वीकनेस है, कहाँ ज़्यादा लगाया गया है इंटरनल कंट्रोल जहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करना चाहिए ऑडिटर को। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। अभी जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता चल गया है फिर आप ऑडिट प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज एंटायर ऑडिट प्रोग्राम ओनली आफ्टर he has had a satisfactory understanding of the internal control systems, correct है। The auditor can formulate his entire audit program only after he has had understanding of the, जब ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता चलेगा, उनके एक्चुअल ऑपरेशंस के बारे में पता चलेगा, ओनली आफ्टर दैट द ऑडिटर कैन मेक द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अगर if he does not care to study this aspect, it is very likely that audit program can be unnecessarily heavy, यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो भी इंक्लूड हो जाएगी ऑडिट प्रोग्राम में, फिर तो ऑब्जेक्ट जो है ऑडिट का वो लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट इन द मास एंट्रीज एंड वाउचर्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो एक बार आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता चल जाता है तो देन यू कैन जस्ट कट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स एंड ऑडिट ओनली द थिंग्स विच आर नेसेसरी। तो वही ये लोग कहना चाह रहे हैं। It is also important to him to know whether the system is actually in operation. Okay. Often after installation, no proper follow-up. हाँ, ये follow-up भी ज़रूरी है कि क्या सिर्फ इंस्टॉल करके तो नहीं चलेगा फायर एक्सटिंग्विशर, फॉलोअप भी होना चाहिए, रीफिल भी होना चाहिए, वो करेक्ट है, एग्जाम्पल है वो, ठीक है। ओके, so the auditor in such circumstances may be led to believe that a system is in operation which is in reality may not be altogether in operation. तो ऐसे अगर उसने फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, रीफिल हुआ है या नहीं हुआ है, अगर ये चीज़ ऑडिटर ने नहीं देखी तो हो सकता है उसको ऐसा लगे कि ऑपरेशन में है चीज़ें जबकि एक्चुअल में ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ लगा के रख दिया है। Alright, this state of affairs is probably the worst that an auditor may come across, and he would be have a confusion about it. So it would be better if the auditor undertakes review of internal control system. तो it's better कि auditor review कर ले internal control system का, ताकि उसके mind में कोई confusion ना रहे, ठीक है। उसको this will give him enough time to assimilate the controls and implications and will enable him to be more objective in framing the audit program. Audit program बनाने के लिए उसको help हो जाएगा. He will also be in a position to bring to the notice of the management. अगर कोई weakness रही internal system में तो auditor will be in a position to make such weaknesses, मैनेजमेंट को बता सकता है वो weaknesses, कोई improvements suggest कर सकता है, ठीक है। At a further interim date or course of audit, he may ascertain how far the weakness have been removed. तो आगे चल के वो देख भी सकता है कि कितने weakness इन्होंने कितने हद तक के remove कर दिए हैं। Next is, it can be concluded that the extent and nature of the audit program is influenced by the internal control system. तो audit program जब auditor बनाता है तब internal control system का एक बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, करेक्ट है। In deciding upon a plan of test checking existence and operation of internal control systems of great, तो जब वो test checking के लिए plan बनाता है auditor तब उसको internal control का existence और operations बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जितना अच्छे से वो अंडरस्टैंड करेगा उतना अच्छा वो ऑडिट प्रोग्राम बना पाएगा। एंड वर्किंग ऑल्सो इनेबल्स एन ऑडिटर टू डिसाइड अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर भी क्या लगाने चाहिए वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा वंस ही नोज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। Where the internal controls are considered weak, the auditor may choose an auditing procedure or test otherwise might not be required. He might extend certain tests to cover a large number of transactions or other items than he otherwise would examine, and at times he may perform additional tests. तो जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, इन शॉर्ट वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे, वो ज़्यादा क्या 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 एग्जामाइन करना, एडिशनल टेस्ट भी वो लगा सकते हैं चेकिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज नॉट ऑब्जर्व बाय द ऑडिटर, बट इफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर वेजेस इज वीक, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डमी वर्कर्स पेड, सो द ऑडिटर माइट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेजेस।
ठीक है। अगर वेजेस को देखना कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेजेस ही ऑडिटर का काम जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर उसको पता चला कि वेजेस के बारे में जो इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है वो वीक है, तो रिस्क है ना कि डमी वेजेस नाम डमी वर्कर्स हो, तो उस वजह से वो क्या कर सकता है, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये एडिशनल टेस्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर वो सेटिस्फाइड है इंटरनल कंट्रोल से, फॉर एग्जांपल सेल्स से, ट्रेड रिसीवेबल से, ही इज सेटिस्फाइड विद द इंटरनल कंट्रोल पुट ऑन सच थिंग्स, सो ऑडिटर कैन गेट ट्रेड रिसीवेबल balances confirmed at almost any time reasonably close to the balance sheet date. But if the controls is weak, he may feel that he should confirmation exactly on the date of the year closing, so that he may eliminate the risk. तो in short ये बोल रहे हैं जितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही रिस्क के चांसेस होने कम है, तो उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। वैसे बहुत इजी था वो। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के, जो कि आई फील इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ये काफ़ी इजी भी है कि मेथड्स क्या है, क्या मेथड्स लेके ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को चेक या एग्जामिन करेगा। तो देखो अ रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रोसेस ऑफ स्टडी एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ये तो हमें पता ही है कि हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे कंट्रोल सिस्टम को, ये तो हमें पता ही था। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स व्हाट, कि कंट्रोल क्या है ना, कंट्रोल क्या लगाए है मैनेजमेंट ने। आपको चाहिए तो आप मैनुअल देख सकते हो कंपनी का, आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख लो, ठीक है। इंक्वायरीज करो आप ऑफिसर्स और एम्प्लॉय के साथ में, ठीक है। आप स्कोप देख लो कंट्रोल का क्या है, कितने हद तक के लगाया गया है, वही सब चीज़ें ऊपर के पैराग्राफ में बताई गई है। नेक्स्ट, द ऑडिटर मस्ट आस्क द राइट पीपल द राइट क्वेश्चंस। तो जब वो इंक्वायर कर रहा है एम्प्लॉय से, ऑफिसर से, तो करेक्ट लोगों को ही करेक्ट क्वेश्चन पूछो ना। आप किसी IT पर्सन को आप ऑडिट का क्वेश्चन पूछोगे तो उसको आएगा क्या? नहीं, ठीक है। फाइनेंस वाले बंदे को ही फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछो आप, करेक्ट है। इट वुड बी बेटर इफ़ ही मेक्स रिटन नोट्स। तो जब वो पूछेगा तब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इंक्वायरी के रिटन नोट्स बना लेने चाहिए कि आंसर्स क्या थे। टू फैसिलिटेट द accumulation ऑफ द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रॉपर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, द ऑडिटर कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टू हेल्प। तो अभी क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है ऑडिटर? देखो, एक तो है नरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, और चौथा है फ्लो चार्ट। आई नो कि इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता है कि चेकलिस्ट क्या होता है, टिक टिक, करेक्ट। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं डेफिनेटली। फ्लो चार्ट क्या होता है, एंड नरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। तो चलो हम अभी डिटेल में देखेंगे। दीज आर नथिंग बट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब देखो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला है नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव यानी क्या है कि एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन देते हैं सिस्टम के बारे में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। एक ऑडिटर एक पूरा कंप्लीट 100% एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। तो एक्चुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली ये दोनों होने ही चाहिए जिसके पहले आप डिस्क्रिप्शन देते हो। It may be recommended where no formal control is in operation and would be more suited to small business। तो ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस को सूटेबल करता है, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल हो गए। आप हर एक का बहुत सारा कंप्लीट एंड पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो बड़े बिजनेस है उनके लिए अलग से प्रोसीजर होता है। अगर आप स्मॉल बिजनेस का ऑडिट करें तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ द नरेटिव रिकॉर्ड। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आ सकता है एग्जाम में। डिसएडवांटेज क्या होता है नरेटिव रिकॉर्ड का? देखो ईजी है। टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट। टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन यानी पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़े वे में लिखना इज डिफिकल्ट, ओके। फिर टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस और गैप्स इन द सिस्टम, फिर क्या क्या सिस्टम में वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करना इज थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर। अगर मैन पावर शफल हो जाता है तो उसमें फिर से चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो वो एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है नरेटिव रिकॉर्ड का, क्योंकि अगर शफल हो गए तो आपको पूरा फिर से डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर कोई वीकनेस आ गई तो फिर से यू हैव टू
डू ऑल द थिंग्स अगेन. चेकलिस्ट में क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर क्वेश्चंस होता है जहाँ पे मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड और आंसर. वेर ही कंप्लीट्स इंस्ट्रक्शन ही इनिशियल्स द स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन. आंसर्स टू द चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली येस, नो और नॉट एप्लीकेबल. तो ये येस, नो, नॉट एप्लीकेबल कौन लिखेगा? ऑडिटर का मेंबर यानी टीम मेंबर लिखेगा कि क्या ये वेदर ऑल सच क्वेश्चंस, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है क्या वो फॉलो किए गए हैं, क्या वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से येस, नो और नॉट एप्लीकेबल. दिस इज अगेन एन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड टू द डिजायरेबल एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल. तो कंट्रोल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये चेकलिस्ट बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेदर दिस कंट्रोल इज वर्किंग, तो येस, नो, नॉट एप्लीकेबल. जैसे और एग्जाम्पल्स दिए, आर टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, आर द परचेसेस मेड basis of written order, is the purchase order from standardized, are purchase order forms pre-numbered, etc. etc. The complete checklist is studied by the principal, manager, senior. जो भी मेन ऑडिटर है, प्रिंसिपल है, वो ये लिस्ट को क्या करेगा, पढ़ेगा कि कहाँ पे क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी है या फिर क्या कितना इफेक्टिव है. आगे देखो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. हाँ, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में. ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एक बोलते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल का एक मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ये किस किस के बारे में क्वेश्चन पूछता है? इंटरनल कंट्रोल के एग्जिस्टेंस के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में. एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका कि क्या है, क्वेश्चनर अप्रोच इज दैट ओवरसाइट और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर्स इज लेस लाइकली टू अकर. यानी क्या कि कोई ओमिशन होना सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर का ये बहुत कम होता है, मतलब रिस्क कम हो जाता है. ठीक है, विद प्रॉपर क्वेश्चनर सारा इंटरनल कंट्रोल पूरा इवेल्युएट हो जाता है एक ही टाइम में. ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं. रिव्यू कैन मोर इजीली बी मेड ऑन ए इंटरम बेसिस, यानी 6 महीने में कीजिए आप या फिर क्वार्टरली कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. द क्वेश्चनर फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट्स. एक ऑर्डरली तरीका होता है कंट्रोलिंग डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए क्वेश्चनर में. इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली. तो देखो, ईयरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना ये एक जनरल प्रैक्टिस होता है. ओके, इन क्वेश्चनर जनरली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं? येस वाले होते हैं या फिर नो वाले होते हैं, है ना. येस आंसर डिनोट satisfactory position, नो आंसर सजेस्ट द वीकनेस. ऑलराइट, प्रोविजन इज मेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन. तो जहाँ पे नो आंसर और जहाँ पे नो आंसर्स आते हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो डिटेल में. इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस नॉट रेलिवेंट टू बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल इज देयर, जो रेलिवेंट नहीं है. क्वेश्चनर इज यूजुअली इशू टू द क्लाइंट. तो एक बेसिकली क्लाइंट को दिया जाता है क्वेश्चनर, है ना, क्लाइंट को दिया जाता है जो कि उनके एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉयज़ फिल कर सकते हैं. ओके, आंसर्स देखने के बाद अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी दिखती है तो ऑडिटर क्लाइंट के साथ में डिस्कस करेगा, है ना. द कंसर्न ऑडिटर देन प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड ऑल्सो रेकमेंड्स द इम्प्रूवमेंट. ऑल राइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. For illustrative examples of internal control questionnaire in different areas of an entity as under, या फिर examples आप बोल सकते हो. These you can read it by your own, या फिर मैं फटाफट 2-3 पढ़ लेती हूँ. ये सिर्फ examples है, क्योंकि अगर purchases के लिए आप internal questionnaire बना रहे हो तो क्या questions हो सकते हैं. देखो, are purchases centralized in the purchase department? Are purchases made only from approved supplies? इज़ अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लाईज मेंटेन फॉर दिस पर्पज़. ये सारी चीज़ें परचेसेस में आएगी. क्या ऑर्डर्स प्री नंबर्ड है, नंबर दिया है या नहीं उनको. फिर क्रेडिटर्स के बारे में है कि आर सप्लायर्स इनवॉइसेस रूटेड डायरेक्ट टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. डज द सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इनवॉइसेस आर ड्यूली प्रोसेस्ड. ये सारी चीज़ें, ये जस्ट एग्जाम्पल्स है. इन्वेंट्रीज का भी एग्जाम्पल्स है कि आर स्टॉक्स स्टोर्ड इन एन असाइंड एरिया, इज द रिकॉर्ड रिव्यूड पीरियोडिकली. ये सारी चीज़ें, ठीक है. दीज आर नथिंग बट जस्ट एग्जाम. फिक्स्ड एसेट के भी एग्जाम्पल्स है. Are fixed asset verified periodically? Are budgets for capital expenditure approved? Okay. Flow chart. अब ये लास्ट एक है
प्रोसीजर। फ्लो चार्ट ये क्या है? ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का हर एक पार्ट का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। फ्लो चार्ट इज कंसिडर द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम। जहाँ पे नरेटिव रिकॉर्ड हमने पहले पढ़ा था वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव था, और ये फ्लो चार्ट अपोजिट है, ये काफ़ी ब्रीफ वे में, काफ़ी कंसाइज वे में आपको बताता है इन्फॉर्मेशन। इट मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक बर्ड आई व्यू दे देता है। एंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैसे ट्रांजैक्शंस चल रहे कैसे नहीं, वो ईजीली स्पॉटेड और इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंसर्न। यानी क्या कि बिजनेस जो चल रहा है उसके फीचर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, वेरियस चैनल्स ऑफ गुड्स, कहाँ से गुड्स आ रहा है, सप्लायर कौन है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, जो कि फ्लो चार्ट में मिल जाता है। दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल इन अ करेक्ट पर्सपेक्टिव। गॉट इट? यस। नाउ टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड वी विल बी completing this chapter in the next lecture. All right, thank you so much, and if you have any doubt, do ask me. If you like the lectures, do give it a thumbs up so that I get to know कि आप लोगों को ये lectures समझ में आ रहे हैं. All right, okay, bye bye.